हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 31 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। जो पेगासस का इशू है वो अभी सब जुडाइस है। जब उसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अभी तक जो भी हुआ है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। राफेल नडाल जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल जीत लिया है। तो राफेल नडाल सेलिब्रेट्स आफ्टर विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल। आगे चलते हैं। यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी की बात की गई है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी काम कैसे करती है? तो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये वायरस के साथ जाकर खुद को बाइंड कर लेती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सेल्स को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरी बात, ये तब दी जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा सीवियर नहीं हुई होती है, लेकिन चांसेस होते हैं कि जो सिचुएशन है वो सीवियर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उस इंसान को यहाँ पर कोमॉर्बिडिटीज़ हो। तो थेरेपी हैज बीन शोन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स, हॉस्पिटल स्टे एंड द नीड फॉर मैकेनिकल वेंटिलेटर। थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जिनको अभी तो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में 2-3 दिन बाद उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, क्योंकि उनको पहले से यहाँ पर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं। तो थेरेपी शुड बी गिवन टू दोज विद माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स बट आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीज सच एज द ओल्ड दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़, कि जिनका इम्यून सिस्टम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंडिया में 2 कॉकटेल्स को अप्रूवल मिल चुका है। तो एक तो है रीजेनेरेंस की केसरीविमाब एंड इमेडेविमाब। तो ये दोनों आपको नाम पता होने चाहिए कि किस किस को यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंडिया में किस किस को अप्रूवल मिल रखा है। तो रीजेनेरेंस की केसरीविमाब एंड इमडेविमाब, और एली लिलीज की बेमलेमीविमाब एंड एटेसेविमाब। तो इनको यहाँ पर ये जो 2 कॉकटेल्स हैं इनको इंडिया में अप्रूवल मिल चुका है। अब किसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर एक वो भी नाम दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सोट्रोविमाब को अभी तक यहाँ पर इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला। तो थर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सोट्रोविमाब विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट इजंट अप्रूव्ड फॉर यूज इन द कंट्री। तो सोट्रोविमाब को अभी यहाँ पर इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है। बाकी जिनको 2 को मिल चुका है मैंने आपको बता दी, रीजेनरेंस की और दूसरी यहाँ पर एली लिलीज की। आगे हम चलते हैं। नंबर ऑफ डेथ रो प्रिजनर्स 488, हाईएस्ट इन 17 ईयर्स। अब ये डेथ रो प्रिजनर्स इसलिए इतने ज़्यादा हाईएस्ट हैं क्योंकि पैंडेमिक था, जिसकी वजह से कोर्ट्स ने यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन नहीं किए। इसीलिए यहाँ पर जो डेथ रो प्रिजनर्स है वो यहाँ पर अपील नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये नंबर हमें इतना ज़्यादा दिख रहा है। अभी किस रिपोर्ट से पता चला है? तो डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट से पता चला, और इसको कंपेयर किया गया है प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर निकलता है NCRB। तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट को यहाँ पर कंपेयर किया गया, जिससे ये पता चला है कि पिछले 17 साल में सबसे ज़्यादा डेथ रो प्रिजनर्स हैं, जो कि 488 नंबर है। इससे पहले 2004 में सबसे ज़्यादा थे 563। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस कर लेते हैं अनलॉकिंग क्लासरूम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी इसमें बातें लिखी हैं वो आपको पहले से पता है। अब बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया कि थर्ड वेव प्लेटी हो रही है, ऐसे में स्कूल्स को खोल देना चाहिए। जो क्राइसिस है, लर्निंग लॉस जो हो रहा है, वो फ्यूचर जनरेशन का जो यहाँ पर फ्यूचर वो ख़राब कर रहा है। तो बेसिकली यही बात है, जो आजकल के बच्चे हैं उनका फाउंडेशनल लर्निंग ख़राब हो रही है, उनको बेसिक अर्थमेटिक नहीं आ पा रही, राइटिंग स्किल्स नहीं आ पा रही है, और इसके अलावा उनका न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि मिड डे मील जो है वो यहाँ पर इंपैक्ट हो रही है। लगभग 320 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में ऐसे हैं जो कि 1 साल हो चुका है उनको और अभी तक वो क्लास में नहीं गए हैं। अब यहाँ पर स्कूल्स खोले जाने चाहिए, लेकिन उसके लिए टॉप डाउन डिक्टेट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर से सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी से आ गया, वहाँ से फरमान की स्कूल खोल देने चाहिए। नहीं, यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स को आपको साथ में लाना चाहिए और वो डिस्कशन करके बताएं कि स्कूल को कैसे खोला जाना चाहिए। बट इन्वॉल्व टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो होनी चाहिए बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर टॉप डाउन डिक्टेट होना चाहिए। द केस फॉर रीओपनिंग स्कूल्स इज अ स्ट्रॉन्ग वन, बट इट इज़ नॉट हार्ड टू सी वाई स्टेट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू एक्सरसाइज कॉशन। तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों कॉशन करिए, जब यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर वैक्सीन दी जा चुकी है। तो ऐसे में स्कूल्स को खोल देना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यही बच्चे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है। तो ऐसे आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते। तो यही बात इसमें बताई गई कि स्कूल्स को यहाँ पर खोल देना चाहिए। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्री बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी ये आर्टिकल जो है ये माइकल ब्रेकर पे है। तो इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। इनके हम कुछ वर्क्स देख लेते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। तो इनकी एक बुक है द स्ट्रगल फॉर कश्मीर। इसके अलावा इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे कि नेहरूज मेंटल पॉलिटिकल सक्सेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कृष्णा मेनन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने एक बार डिस्कस कर लिया। केस फॉर अ हेल्थ बूस्टर। अब बजट में हेल्थ के लिए ज़्यादा आउटले करना चाहिए, एक्सपेंडिचर। तो ये हमें पता है, नॉर्मल यही हर बार यही कहना होता है, लेकिन हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि हेल्थ के लिए क्या क्या किया गया है।
अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम तक हेल्थ का काफ़ी लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहा है, लेकिन कोविड के बाद सोसाइटी में एक ऐसी कंसेंसस बैठ गई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसा पैंडेमिक आ सकता है फिर से, इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ ग्रुप की डिमांड है कि सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स, उनकी ये डिमांड है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बाकी यहाँ पर दूसरे ग्रुप की ये डिमांड है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को आपको अच्छा करना है, आपको अर्बन हेल्थ केयर यहाँ पर अच्छा करना है। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि रूरल और अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2021 में ये प्रायोरिटीज़ हमें दिखी, जैसे कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यहाँ पर लॉन्च की गई, जिसका यहाँ पर बजट में 64,000 करोड़ यहाँ पर एक्सपेंडिचर होने वाला था, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पर हेल्थ के टर्म को बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया है। अब हेल्थ के टर्म को ब्रॉडन करने का मतलब ये है कि साफ़ पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बाई मर्जिंग एलोकेशंस टू वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर हेल्थ का टर्म ब्रॉडन कर दिया है, इसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि हेल्थ का जो एलोकेशन है बजट में वो 137% इंक्रीज़ हो गया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन को ब्रॉडन कर दिया, इसीलिए हमें ये जो बजट में इंक्रीज़ दिख रहा है 137% इसीलिए दिख रहा है। इन द मंथ्स दैट फॉलोड द बजट, 2 मेजर हेल्थ मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए अंडर द आयुष्मान भारत अम्ब्रेला, जिसमें एक था डिजिटल हेल्थ मिशन और दूसरा यहाँ पर था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो बेसिकली यहाँ पर 2 मिशन लॉन्च किए गए थे, जिसमें बात की गई थी कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश करने हैं, ब्लॉक लेवल लेबोरेटरीज यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को और ज़्यादा बनाना है। दीज मिशंस जॉइन द 2 अदर कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत के यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स थे। पहला तो ये था कि प्राइमरी हेल्थ केयर को कॉम्प्रहेंसिव बनाना। दूसरी बात यहाँ पर ये थी, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। अब इसकी वजह से जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो एक कोहेरेंट और कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन को यहाँ पर सिर्फ 9.6% इंक्रीज देखा गया 2021 के बजट में। तो नेशनल हेल्थ मिशन रिसीव्ड ओनली अ 9.6% इंक्रीज इन द 2021 बजट। तो यहीं पे ऑथर ने यही एक सजेशन दिया है कि ऑपरेशनल बजट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जो डिजिटल हेल्थ मिशन है उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा होगा, इससे डेटा कलेक्शन अच्छा होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर बजट में ज़्यादा एलोकेशन किया जाए। तो यही ऑथर ने एक सजेशन दिया कि ज़्यादा एलोकेशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी दोगे, स्किल्ड मेडिकल फोर्स आ भी जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड में क्या करना है, टाइम बीइंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर आपको ट्रेन करना है, आपको ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स को यहाँ पर ट्रेन करना है, क्योंकि ये काम जो है वो शॉर्टर टाइम पीरियड में हो सकता है। स्किल्ड मेडिकल फोर्स बनाने के लिए हो सकता है आपको आगे के 10-20 साल लग जाए, लेकिन यहाँ पर आशा वर्कर्स और मिडवाइफ्स को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए आप शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए इनको ट्रेन कर सकते हो। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को यहाँ पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करने की ज़रूरत है, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट जो हेल्थ है उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। असम नागालैंड बॉर्डर, तो बेसिकली असम का जो कार्बी एंगलोंग है वहाँ से इविक्शन ड्राइव हो रही है। अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर एविक्शन ड्राइव हो रही है। अब यहाँ पर बात की गई कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। अब ये जो कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है इसके पास ही एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है ओवर लैंड रेवेन्यू। आगे चलते हैं। यूक्रेन, रशिया एंड इंडिया, ये मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो यूक्रेन है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, यूक्रेन के आसपास यहाँ पर रशिया ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अब रशिया की यहाँ पर डिमांड है, रशिया की ये डिमांड है, और रशिया को राइटिंग में चाहिए कि उनकी डिमांड्स फुलफिल की जाए। रशिया की ये डिमांड है कि नेटो का और ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो नेटो के ट्रूप्स पोलैंड में यहाँ पर डिप्लॉय हैं, बाल्टिक स्टेट्स पर डिप्लॉय हैं, तो नेटो के ट्रूप्स को वहाँ से हटाया जाए। तीसरी बात यहाँ पर जो रशिया की डिमांड है वो ये है कि जो यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर यूरोप में है उनका विड्रॉल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पर आपको 4 डिमांड्स रशिया की पता चल गई। तो पहली तो ये कि नेटो का और ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो, जो नेटो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर पोलैंड से हटाया जाए और ज़्यादा बाल्टिक स्टेट से भी हटाया जाए, जो यूएस न्यूक्लियर वेपन है उनको यहाँ पर यूरोप से विड्रॉ किया जाए। और लास्ट डिमांड ये है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाए। अब रशिया ये सब कर क्यों रहा है? अगर हम देखें तो 1991 में व्लादिमीर लेनिन ने एक स्टेटमेंट ये दिया था, फॉर अस टू लूज यूक्रेन वुड बी टू लूज आवर हेड। तो ये स्टेटमेंट था व्लादिमीर लेनिन का। थ्रू-आउट हिज 22-year रूल सो फार, पुतिन हैज सॉट टू रीस्टोर रशियाज इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जो पुतिन है वो रशिया के इन्फ्लुएंस को वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं। तो सोवियत यूनियन का अर्स्टवाइल जो सोवियत यूनियन था उसका यूक्रेन यहाँ पर पार्ट था, और यूक्रेन को वापस से पार्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उस समय जो यूक्रेन था वो सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी थी और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस था।
पुतिन रोट दैट रशियंस एंड यूक्रेनियंस वर वन पीपल। अब यहाँ पर जो हिस्टोरिकल टाइज है उनको दिखाने की कोशिश की जाती है विद व्लादिमीर पुतिन की हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल स्पेस है दोनों कंट्रीज के बीच में। हिस्टोरियंस से दैट रशिया एंड यूक्रेन हैड बीन लिंक्ड सिंस द 9th सेंचुरी। जब यहाँ पर जो काइव थी वो कैपिटल हुआ करती थी एंशियंट स्टेट ऑफ रूस। तो ये जो काइव जो अभी यूक्रेन की कैपिटल है वो उस समय रूस की कैपिटल हुआ करती थी। 1654 को यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था। रशियन जार की एक ट्रीटी थी उसके अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। जब यहाँ पर जार का एम्पायर कोलैप्स हुआ उसके बाद यूक्रेन के अंदर इंडिपेंडेंस की बात आने लगी और 1980 में यहाँ पर यूक्रेन जो है अलग हो गया। लेकिन बाद में 1920s में यूक्रेन को वापस से सोवियत यूनियन का पार्ट बना लिया गया। लेकिन इन 2 सालों के अंदर यूक्रेन के जो लोग थे उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस आ गई थी। उनको ये चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए फ्रॉम द सोवियत यूनियन। उसके बाद यहाँ पर वोटिंग हुई जिसमें 90% पार्टिसिपेंट्स ने वोट किया कि वो यूएसएसआर को लीव करना चाहते हैं और उसके बाद सोवियत यूनियन से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो अलग हो गया। अब यूक्रेन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में। इसके अलावा यूक्रेन के पास मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कि ब्लैक सी एंड शेयर बॉर्डर विद 4 नेटो कंट्रीज। तो ऐसे में रशिया जो चाहता है वो चाहता है कि रशिया को अगर अपनी इन्फ्लुएंस मेंटेन रखनी है तो यूक्रेन रशिया का पार्ट होना चाहिए। जब से यहाँ पर कोल्ड वॉर एंड हुई है नेटो ने बहुत ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंड किया है। जब इसमें 14 न्यू कंट्रीज़ को और ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है तो रशिया की यही डिमांड है कि नेटो का और ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अब इंडिया क्या कह रहा है इन सारे स्टेटमेंट्स में? तो इंडिया ने बेसिकली यही बोला है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हम चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन उसका यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। बाकी जब रशिया ने 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट क्रीमिया को एनेक्स किया था तब इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये कंसर्न का तो मुद्दा है लेकिन रशिया के भी अपनी लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। अब बेसिकली उस समय हम वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं थे लेकिन आज हम यूएस की तरफ वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया क्या पॉलिसी रखता अगर यहाँ पर यूक्रेन का इन्वेजन हो जाता है। यहाँ पर आज एक वर्डली वाइस आया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो शायद मैंने मिस कर दिया। ये है बेसिकली एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। तो ये जॉन डुई का कोट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। इन इंडिया विजिट बाई ओमान्स अल जाबी ओल्ड फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। तो अब ओमान के अल जाबी इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया इज़ लेइंग आउट द रेड कार्पेट फॉर मोहम्मद नासिर अल जाबी द टॉप डिफेंस ऑफिशियल ऑफ ओमान। अब ओमान के साथ हमारा जो इंगेजमेंट है वो होता है जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी के फॉर्म में। अब जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी हाईएस्ट फोरम है डिफेंस इंगेजमेंट की बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ओमान इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि गल्फ कंट्री में सिर्फ एक ओमान ही ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया के साथ तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है तीनों की ही सर्विसेज जो तीनों सर्विसेज हैं तीनों की ही यहाँ पर बाइलेटरल एक्सरसाइजेज होती है ओमान के साथ। ओमान इज द ओनली गल्फ कंट्री विद विच ऑल 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कैरी आउट रेगुलर बाइलेटरल एक्सरसाइज। अब ओमान इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि दुक्म पोर्ट की एक्सेस हमें मिल गई। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं दुक्म पोर्ट कहाँ है। तो इसकी एक्सेस इंडिया को 2018 में ही मिल गई है। अब इसको ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है दुक्म पोर्ट? तो अगर हम चाइनीज़ की जो इन्फ्लुएंस उसको अगर हम काउंटर करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में तो उसके लिए दुक्म पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है उसके लिए एजम्पशन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर सेचल्स में जिनका डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरे यहाँ पर जो आइलैंड है वो है अगालेगा इन मॉरिशस। ये भी इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो आइलैंड है वो यहाँ पर है दुक्म। तो आपको यहाँ पर 3 आइलैंड की लोकेशन पता चल गई, दुक्म, दूसरा अगालेगा और पहला यहाँ पर अजम्पशन। जो दुक्म पोर्ट है उसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो मिलिट्री कोऑपरेशन में जो दुक्म पोर्ट है उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडियन मिलिट्री वेसल्स। इज देयर स्कोप फॉर कोऑपरेशन बियॉन्ड द मिलिट्री पार्टनरशिप? तो हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं और इंडिया ने लगभग $1.8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर भी रखे हैं। आगे हम चलते हैं। अब जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए। अब बेसिकली हम नेटो का यही कहना है कि हमें रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए नेचुरल गैस के लिए। हमें बेसिकली अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो यूरोप नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सप्लाईज और सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मॉस्को डिनाइज। अब मॉस्को ने तो बेसिकली यही डिनाई किया है कि हम यहाँ पर यूक्रेन में कोई भी इन्वेजन नहीं करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली नेटो का ये कहना है कि यूरोप को अपने गैस सप्लाईज के लिए डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो वी आर कंसर्न अबाउट द एनर्जी सिचुएशन इन यूरोप बिकॉज इट डेमोस्ट्रेट द वल्नरेबिलिटी ऑफ बीइंग टू डिपेंडेंट ऑन वन सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस। तो सिर्फ एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है।
जो 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में वो किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाए श्रीलंका में और सिन्हलीज और तमिल दोनों को ही यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए और यहाँ पर इंग्लिश को एक लिंक लैंग्वेज की तरह रखा जाए। तो सिन्हलीज और तमिल दोनों को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। आगे हम चलते हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का रीज़न ये है कि जो कनाडा में ट्रकर्स आते हैं तो उनकी गवर्नमेंट ने बेसिकली एक डिसीजन ये लिया, कनाडा की गवर्नमेंट ने, कि सबको यहाँ पर वैक्सीनेशन होने की ज़रूरत है, सबको यहाँ पर वैक्सीनेट होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली उसका प्रोटेस्ट देखने को मिला कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि हमें वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है, हमारा फ्रीडम है टू चूज़। तो डजन्स ऑफ ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स ब्लॉक्ड द डाउनटाउन एरिया ऑफ ओटावा फॉर अ सेकंड डे आफ्टर thousands descended on Canada's capital city on Saturday to protest against Prime Minister Justin Trudeau and COVID vaccine mandates। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इनका राइट है चूज करने का कि वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। आइंग नॉन मेट्रोज फर्स्ट टाइम बायर्स। तो यहाँ पर सोशल कॉमर्स की बात की गई। हमने क्विक कॉमर्स डिस्कस किया, हमने ई कॉमर्स डिस्कस किया, सोशल कॉमर्स के वो भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोशल कॉमर्स मॉडल, अब सोशल कॉमर्स मॉडल किस बात पे काम करता है? बेसिकली ये क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक तो टियर 1 सिटीज़ के लोग होते हैं और एक टियर 2 सिटीज़ के लोग होते हैं। अब यहाँ पर जो टियर 2 सिटीज़ के लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अब उनकी कम इनकम वाले हाउस होल्ड्स को टारगेट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो यहाँ पर लिस्ट होंगे सोशल कॉमर्स के ऊपर वो बेसिकली यहाँ पर अनब्रांडेड होंगे, लेसर नोन ब्रांड्स के होंगे। अब उनको ही यहाँ पर बेचा जाएगा। तो फंडामेंटल डिफरेंशिएटर ये है कि परचेजिंग पावर का डिफरेंस होता है बिटवीन द टियर 1 सिटीज़ एंड टियर 2 सिटीज़। तो टियर 2 सिटीज़ जहाँ पर यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर कम है तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पर सोशल कॉमर्स में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं। इसमें फ्लिपकार्ट ने भी एंटर किया है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। The products listed on these platforms typically include unbranded or lesser known brands that are brought by resellers from these marketplaces to get sold on their social channels to individual customers। तो आई होप आपको सोशल कॉमर्स समझ आ गया हो। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।